जाला को बाबा साहब पढ़ते थे, लिख देते थे अंग्रेजी में। मैंने नानक चंद रत्तू से निवेदन करके भी मुझे अंदर किसी तरह दाखिल करो। छोटा सा दफ्तर था, इतना कहीं। मैंने वचन बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है, किसी नत्थू खैरे को नहीं दिया। नौकरी तो मैंने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन बाबा साहब का देहांत हुआ। जब मैं ऊपर गया तो बरसाती में एनिलेशन कास्ट को सेंक लगी हुई पड़ी थी, तो मैंने वो वहाँ से उठा करके अपने यहाँ कोट में छुपा करके मैंने उसको 14 भाषाओं में छापा। जय भीम। LR बाली यानी लाहौरी राम बाली का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत ही नहीं, दुनिया भर में अम्बेडकरी आंदोलन, अम्बेडकरी समाज से जुड़े हुए, इस मूवमेंट से जुड़े हुए तमाम लोग उनको जानते हैं। 91 साल तकरीबन उम्र हो चुकी है उनकी, और इस उम्र में तकरीबन जीवन के 70 साल उन्होंने अम्बेडकरी आंदोलन को दिए हैं और आज भी लगातार सक्रिय हैं। इनको आप भीम पत्रिका के संपादक के रूप में जानते हैं। इसके अलावा इनके जीवन में तमाम घटनाएं घटी, तमाम महत्वपूर्ण काम किए उन्होंने। बाबा साहब के संपर्क में तकरीबन 6 सालों तक रहे हैं। जो अम्बेडकरी वाङ्मय, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का लिटरेचर आप पढ़ते हैं, उसको भी पब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। कुल मिला के LR बाली जी एक संपादक हैं, एक एक्टिविस्ट हैं, बाबा साहब के मूवमेंट के एक बड़े सिपाही हैं, और इनके जीवन के एक राजनीतिक भी रहे हैं। हमारे साथ हैं LR बाली जी। हम जालंधर में हैं, उनके घर पे। इन्होंने तमाम बातें कही होंगी, आपने सुनी होंगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस बातचीत में आपको एक नए LR बाली से परिचय करवा सकें। उनके जो पूरा उनका जो जीवन संघर्ष है, उनका जो जीवन है, उसके बारे में आप तक बातें पहुंचा सकें। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप दिल्ली से यहाँ चल के आए और आपने ये कष्ट किया, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, 91 साल तकरीबन उम्र हो गई आपकी, 90 प्लस। 70 साल तकरीबन आपने सार्वजनिक जीवन में दिए हैं। 80 साल, ठीक है। जब आप पीछे देखते हैं यहाँ से खड़े होके, तो आपको क्या लगता है कि कितना काम हो पाया है? मैं वक्त को कैसे देखते हैं अपने जीवन के 80 साल? मैं ऐसा देखता हूँ कि जो कुछ हमने किया, हमारे साथियों ने किया, मैं अकेला दावा नहीं करता है। हमारे साथियों ने जो किया, हमने किया, वो तमाम चीज़ें देश के अंदर फैली हैं। देश में कार्यकर्ता पैदा हुए, देश में लेखक पैदा हुए, देश में प्रचारक पैदा हुए, देश में अम्बेडकर के नाम पर मारने वाले लोग पैदा हुए। और लिटरेचर बाबा साहब के ज़माने में भी कोई खास था नहीं, छपा नहीं। आज घर घर आपको लिटरेचर मिलने को मिलेगा, हर भाषा में मिलेगा। अंग्रेज़ी में, हिंदी में, पंजाबी में, उर्दू में मैंने किया, और साउथ में उन भाषाओं में, तमिल में, तेलुगु में, मलयालम में, तमाम भाषाओं में बाबा साहब का लिटरेचर जो है वो सारे देश में फैला है, गया है। ये बहुत बड़ी बात है। आप तकरीबन 6 सालों तक बाबा साहब के संपर्क में रहे थे, उनसे लगातार मुलाकात होती रही जब आप दिल्ली में थे और बाबा साहब भी दिल्ली में थे। उस दौर की क्या यादें हैं आपके जहन में आज? देखिए, ऐसा है, जब बाबा साहब लॉ मिनिस्टर थे तो 1 नंबर हार्डिंग एवेन्यू में रहते थे। 1 नंबर हार्डिंग एवेन्यू का नाम बदल दिया है, शायद तिलक रोड है या कुछ ऐसा नाम है। तो ये सड़क जो है सुप्रीम कोर्ट को जाती है, तो वहाँ बाबा साहब रहते थे। तो मैं वहाँ नौकर था। मेरे जैसे और बहुत सारे लोग थे, जैसे सोनलाल शास्त्री, विमल चंद्र, मुंशी राम भारद्वाज, DC हीर, ये तमाम पंजाबी लोग हैं, और शंकरानंद शास्त्री,
ये तमाम लोग हैं। और बाबा साहब आम तौर पर संडे को उस जगह एक कुर्सी डालते थे, सीनियर लोग आगे बैठते थे, हम पीछे बैठते थे। तो बाबा साहब दिनचर्या, दिन में जो कुछ बीता है, दिन में जो कुछ उनके साथ हुआ है, वो सारा बयान करते थे। और हाजिर जवाब बहुत थे, यानी हाजिर जवाब बहुत थे। और गॉसिप को, यानी गपबाजी को पसंद नहीं करते थे। तो बहुत ऊंचे लेवल की वहाँ बातचीत होती थी। मैं तो बहुत जूनियर था, पीछे बैठता था, सीनियर आगे बैठते थे। तो ये हमारा ऐसा है, बाबा साहब के साथ होता था। और एक बार मैं और कैसी सुलेख, जो बाद में नौकर हो गए, 1952 तक वो रहे मिशन में, उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर में नौकर हो गए। अभी दिल्ली में चंडीगढ़ में सेटल्ड हैं। तो मैं और वो एक बार इकट्ठे मिले बाबा साहब को। वो पंजाब से गए थे, तो मैं जंगपुरा भोगल में रहता था, तो हम दोनों मिलने के लिए गए। पौना घंटा हम बाबा साहब के साथ बातचीत करते रहे। अच्छा, सीधी बात हुई आपकी? सीधी बात 2-3 बार हुई, लेकिन उस दिन 45 मिनट, पौना घंटा हुआ। तो बाबा साहब ने पंजाब के बारे में बहुत कुछ पूछा। और बाबा साहब उर्दू पर्शियन जानते थे। उन्होंने एक फारसी का शेर पूछ लिया, इसके अर्थ, तो सलेख बताने लगे। तो मैं चुप रहा। तो बाबा साहब ने कहा, नहीं ये नहीं है, वो मैं आपको भी सुनाता हूँ। का मर्द सुखो नखुफ्ता बाशद, ए वो हुनर नहुफ्ता बाशद, ये फारसी का है। जब तक आदमी बोलता नहीं, उसके गुण और अवगुण छुपे रहते हैं। बाबा साहब उर्दू पढ़ते थे, उजाला निकलता था हमारा, भीम पत्रिका से पहले उजाला निकलता था। और उजाला को बाबा साहब पढ़ते थे, लेख देते थे अंग्रेजी में, उसका अनुवाद करके हम छापते थे। तो बाबा साहब को मिलना या ये कहना मैं उनके साथ था, ये तो बहुत गलत बात होगी। मैं तो कुछ संपर्क में रहे, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। यानी मैंने नानकचंद रत्तू से निवेदन करके भी मुझे अंदर किसी तरह दाखिल करो। तो मुझे लाइब्रेरी की जो किताबें थी उनको साफ करने का मुझे अवसर मिला, तो इस ढंग से मैं अंदर गया। तो ये है। तो बाबा साहब को लिखना, कैसे बोलते थे, कैसे लिखते थे, कैसे रिसर्च करते थे, वो सारा हमने देखा। दूर से आप देखते थे उनके काम को। आखिरी मुलाकात कब हुई थी आपकी उनके साथ? कोई बातचीत भी हुई थी क्या? मैं 30 सितंबर 1956 को 26 अलीपुर रोड पे मिला उनको। उस दिन शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की आखिरी वर्क कमेटी की मीटिंग थी। उसमें 2 फैसले हुए। मैं तो मेंबर नहीं था, जो पंजाब का शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का प्रधान था, मैं उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए वहाँ गया था। वहाँ नहीं, मेरा अंदर नहीं जाने का था। तो वहाँ पर 2 फैसले हुए। एक तो ये कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ख़त्म किया जाता है आज, और इसकी जगह रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कायम की जाती है। दूसरा ये कि जितनी पॉलिटिकल रिजर्वेशन है असेंबली की, पार्लियामेंट की, ये ख़त्म होनी चाहिए। बाबा साहब की दलील ये थी कि ये जो लोग चुन के गए हैं, ये अपने मालिकों की बात करते हैं, आकाओं की बात करते हैं। जिन लोगों ने चुन के इनको भेजा उनकी बात नहीं करते। तो इसलिए ये रेजोल्यूशन भी बाबा साहब की अध्यक्षता में हुआ। रिपब्लिकन पार्टी से आपने भी चुनाव लड़ा था? हाँ, तो पंजाब से ही। हाँ, तो वो आप राजनीति में क्यों गए और फिर राजनीति छोड़ क्यों दी आपने? ऐसा है कि मैंने, ये 1966 की बात है जी। हमारा दफ्तर था 15 जनपथ, हमें अलॉट हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से। तो वहाँ पर दादा साहब बीके गायकवाड़, जो बाबा साहब के राइट हैंड मैन रहे हैं, वो एक प्रस्ताव लेके आए कि आरपीआई का कांग्रेस के साथ भी, मराठी में बोलते हैं युति, समझौता होगा। तो ये वर्किंग कमेटी के एजेंडे में नहीं था।
तो मैंने कहा ये वर्किंग कमेटी के एजेंडे में नहीं है, इसको कैसे हम विचार कर लें। तो ये वायदा करके आए थे YB चौहान से अच्छा। कि इसको यूनानिमस पास करना है। तो मैं अड़ गया, मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होगा, तो मैं उस दिन पास नहीं होने दिया। दूसरे दिन मैं रात को करोल बाग गया, वहाँ से मैंने व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स वो किताब ली और 17 पेज का लॉन्ग हैंड मैंने लेटर लिखा वर्किंग कमेटी की विचार के लिए। तो मैंने कहा भाई आप बहुत गलत कर रहे हैं, तो मेरा इसमें इख्तिलाफी नोट लिखो। तो मैं नोट ऑफ डिसेंट वहाँ लिखाया। उसके बाद जो दिल्ली में सभा हुई आम, लाखों लोग थे उसमें, होती थी वर्किंग कमेटी के बाद, तो मैंने उसमें कहा कि आज नेताओं ने रिपब्लिकन पार्टी की कब्र खोद दी है और ये पार्टी जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाएगी। एक बिका, दूसरा बिका, BD खोबरागढ़े राज्यसभा का उपसभापति बन गया, और किस किस का नाम लूँ, क्या क्या किया। जब BP मौर्य ने देखा कि ये कांग्रेस से मिल गए, वो कांग्रेस में ही चला गया और स्टेट इंडस्ट्री मिनिस्टर बना। ऐसे जे आपका जो गौतम था ये ये राज्यसभा का मेंबर बना, यानी एक एक करके बिक गए। तो सर लालच तो आपको भी दिया गया होगा, आपको भी कोशिश की गई होगी कि आ जाएं, आप क्यों अड़े रहे? ऐसा हुआ कि ज्ञानी जैल सिंह जो बाद में राष्ट्रपति बने, हमारा दफ्तर था भीम पत्रिका का शहर में। ज्ञानी जैल सिंह एक दिन आ गया, छोटा सा दफ्तर था इतना कहीं। तो मैंने कहा भाई इतना बड़ा आदमी मेरे पास कैसे आ गया। तो मैंने कहा ये तो बड़ी हैरानी की बात है। तो सामने किस वक्त की बात है ये, किस दौर की? ये 65 के बाद की बात है। तब ज्ञानी जैल सिंह किस पद पे थे? अब वो तो मुझे याद नहीं, ठीक है, लेकिन एक माननीय नेता थे, बड़े नेता थे। और बाद में पंजाब के भी वो रहे और इतना बड़ा उनको पद दिया गया। तो मैं उनको सामने उन्हीं की बरादरी का एक आरा था, आरा मैं वहाँ ले गया। रामगढ़िया थे, ये जाट नहीं थे। जो पंजाब का जाट है, जिसको हरियाणा में, पंजाब में जट बोलते हैं, हरियाणा में जाट बोलते हैं, ये जाट नहीं था, ये रामगढ़िया था। अच्छा। रामगढ़िया तरखान होते हैं, कारपेंटर। तो उनका एक आरा था, मैं वहाँ ले गया। तो वहाँ जा कर के उन्होंने जल पानी किया, मेरे दोस्त थे वो। तो मैंने बोला ज्ञानी जी कैसे आए? कहने लगे और कितनी खाक छानी है। मैंने क्या मतलब? कह रहा देखो आप कांग्रेस में नहीं आओगे, मैं आपको ऐसा पद दूंगा कि आप जज भर्ती करेंगे। तो मैंने कहा ज्ञानी जी मैंने वचन बाबा साहब अम्बेडकर को दिया है, किसी नत्थू खैरे को नहीं दिया, इसलिए मैं अपना वचन नहीं तोड़ सकता। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कोशिश की है। अब तक किसी ने कोशिश नहीं की, मेरे पास किसी को आने की हिम्मत नहीं हुई, समझी बात। तो उसके बाद खैर वो चला गया। तो मुझे खरीदने के लिए कोई आया नहीं, क्योंकि मेरे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते थे लोग कि ये लोग ना भटकने वाला है, ना बिकने वाला है, ना रुकने वाला है। ना मैं रुका, ना मैं झुका, बिकरा तो एक तरफ रहा, ना रुका ना झुका, अपने आंदोलन पे बड़े ज़बरदस्त ढंग से अपना काम करता रहा। सर भीम पत्रिका को भी 60 साल से ज़्यादा हो गए, तकरीबन 63 साल हो गए। इसके बारे में बताइए, आपने क्यों शुरू किया इसको और अभी तक इसको कैसे निकाल पाए आप, और कितनी बड़ी क्रांति हो पाई भीम पत्रिका के जरिए? देखो ऐसा है कि भीम पत्रिका अब एक इंस्टीट्यूशन बन चुका है। देखिए एक छोटे लाल हुए हैं उत्तर प्रदेश में, वो IJ रिटायर हुए, उनकी डेथ हो गई। वो भीम पत्रिका पढ़ते थे और भीम पत्रिका पढ़ने के कारण उन्होंने IPS बने। वो ऐसे बहुत लोगों को भीम पत्रिका ने जागृत किया। बाकी ये है कि मुझे लोगों से कोई गिला नहीं। मैं जहाँ भी गया, पंजाब समेत लोगों ने मुझे बहुत इज्जत दी।
लोगों ने मुझे बहुत संपर्क किया, मेरा साथ दिया, पैसे से भी दिया, तन से दिया, मन से दिया, धन से दिया। और जो अनपढ़ लोग थे, कम पढ़े लिखे थे, वो पूछते थे ये बताओ किसका सिर फोड़ना है, कहाँ मन मत रखना है, कहाँ जेल जाना है। ऐसे लोग हमने तैयार किए। और फिर जो 1964 की एजिटेशन है, सबसे बड़ी एजिटेशन, आज तक इंडिया में कोई पार्टी नहीं कर सकी। 10 लाख लोगों ने अपने आप को जेल के लिए ऑफर किया। 2,40,000 लोग जेल में थे, मैं जेल में था, मेरी पत्नी जेल में थी, मेरे 2 बच्चे जेल में थे, औरतें जेल में थी। क्या क्या मसला था वो? मसला 14 हमारी मांगे थी। आपको मेरी जो बायोग्राफी है उसमें पढ़ने को मिलेगी। ज़मीन बांटो, ज़मीन का वितरण करो, झुग्गी झोपड़ी को मकान दो, बैंक के नेशनलाइज करो और रिजर्वेशन पूरी करो, नौकरियों की रिजर्वेशन वगैरह वगैरह। ये 14 मांगे हैं। इसकी डिटेल आपको मेरी बायोग्राफी से मिलेगी। सर, ये बाबा साहब की राइटिंग को भी सामने लाने के लिए आपने काफ़ी बड़ा आंदोलन किया, तो सरकारें क्यों नहीं चाहती थी कि बाबा साहब की राइटिंग सामने आए, और किस तरीके से वो लड़ाई लड़ी थी आपने? ऐसा है कि मेरे ऊपर मुकदमा किया दोनों ने मिलके, भैया साहब यशवंतराव अम्बेडकर और माई साहब ने। मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट छाप ली, तो मेरे ऊपर मुकदमा कर दिया बम्बई में। अब मैं कहाँ क्या करूँ, तो मैंने कहा मैं जाऊँगा नहीं, मैं मुझे गिरफ्तार करके ले जाओ। तो अपने आर आर भोले जिन्होंने बुद्धन धम्मा का प्रीफेस भी लिखा बाद में, आर भोले के पास में गया। तो मैंने कहा देखो मुझे जान बचाओ मेरी। तो उसने मुझे एक चिट्ठी दी। उसने चिट्ठी दी कि धर्माधिकारी हाई कोर्ट के जज थे बम्बई के, उनको मिलो जाके। तो मैं उनके कोठी पे चला गया। तो पहले बड़े गर्म हुए, मैं पुलिस बुलाता हूँ, कैसे अंदर आ गए। मैंने चिट्ठी दी, फिर नर्म हुआ। तो कैसे आना हुआ, मैंने कहा सर मैंने एनिलेशन ऑफ कास्ट छापी है। मैं अपनी बैग में हर वक्त किताबें रखता था। कई बार गाड़ियों में मुझे खरीदने वाले मिल जाते थे। तो अच्छा एनिलेशन कास्ट तुमने छापी? मैंने कहा हाँ जी मिल सकती है। मैंने 5 कॉपी निकाल के उसके मेज पे रख दी। उसने 2 ले ली। कह रहा कल आना अदालत में। कल आना। आया, वकील के मुंह पे फाइल उठा के मारी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, एक पाकिस्तान के पास रहने वाला पंजाब का आदमी बाबा साहब के ज्ञान को प्रकाश कर रहा है, तुम उस पर मुकदमा कर रहे हो, जाओ डिसमिस्ड। ऐसे मेरी जान बची। एनी हो नहीं चाहती थी गवर्नमेंट। ये जो जायदाद थी बाबा साहब की, लाइब्रेरी थी, राजगृह थी, इसका बंटवारा हो गया। लाइब्रेरी बिक गई, आधी ले ली ये औरंगाबाद की लाइब्रेरी ने, मिलिंद महाविद्यालय ने, आधी ले ली सिद्धार्थ कॉलेज ने। और जो जायदाद थी जो अपना जो बम्बई की कोठी है जो यशवंतराव को मिल गई हैं। तो किताबों के बारे में कुछ नहीं। तो जो ये सारा झगड़ा था, 5-6 ट्रंक लोहे के हमने पैक कराए थे दिल्ली, जो अलीपुर रोड। हाँ अलीपुर रोड पे, जो बाबा साहब के हाथ लिखते थे, टाइप की हुई थी। और एक एक की 4-4 कॉपी टाइप हुई थी। बाबा साहब पूछते, नानक चंद तो पूछता था बाबा साहब ये 4 कॉपी किस लिए? अरे तुम्हें नहीं पता, ये लोग ले जाएंगे उसको जला देंगे, एक कहीं कहीं बची रहेगी। तो एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के पास चले गई। ये ट्रंक एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के पास चले गई, जो बम्बई हाई कोर्ट का एक अधिकारी होता है। तो उसने बार बार लिखा, प्रेस को कहा कि बाबा साहब के जो कागज हैं ये फट रहे हैं, मैं इसको केमिकल से ठीक कर रहा हूँ, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। तो हमने नागपुर में असेंबली बैठती है साल में एक बार, वहाँ हमने ऑल इंडिया समता सैनिक दल की तरफ से प्रदर्शन किया। ये बाबा साहब की बनाई हुई संस्था है। 2 बार हमने प्रदर्शन किया, चीफ मिनिस्टर को मिले, कुछ नहीं हुआ।
तो फिर मैं ऑल इंडिया, जब 66 की बात आपने की है ना, तो मैंने वही रिज़ाइन कर दिया। मैंने पब्लिक में ही रिज़ाइन कर दिया कि मैं आज छोड़ता हूँ, लेकिन मैं मिशन का दूसरा काम करूँगा। वो मैंने किया। तो ऑल इंडिया समता सैनिक दल के मतलब लोग, आपने नौकरी छोड़ दी? नौकरी तो मैंने उसी दिन छोड़ दी जिस दिन बाबा साहब का देहांत हुआ, महापरिनिर्वाण हुआ। 6 दिसंबर 1956 को मैंने 1 महीने का वेतन जमा कराया। मैं परमानेंट था, कंडीशन थी या 1 महीने का नोटिस दो या पैसा जमा कराओ। मैंने पैसा जमा कराया और मैं नौकरी से फारिग हुआ। उसी दिन मैंने छोड़ दी, उसी दिन छोड़ दी और मैंने शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। एनी हाउ, तो मैंने ऑल इंडिया समता सैनिक दल के लोग इकट्ठे किए नागपुर में। मैंने कहा भी ऐसा ही काम नहीं चलेगा, मैं साथ चलता हूँ, मेरे साथ 15-20 लोग चलो। हम 15 लोग चले बम्बई के लिए। बम्बई में मुझे उन्होंने, जो गेस्ट हाउस है वहाँ का, एक हॉस्टल है विद्यार्थियों का, जिसमें 90 कमरे हैं शायद, अगर मैं गलत नहीं कहता। तो हमें वहाँ उन्होंने जगह दे दी, मुझे गेस्ट हाउस में जगह दे दी। घनश्याम दास थे तलवटकर, जो उन्होंने बहुत मेरे मित्र थे, वो लाइब्रेरियन थे सिद्धार्थ कॉलेज के, उन्होंने मुझे गेस्ट हाउस में जगह दे दी। हम सुबह निकलते थे 15 ही लोग, खाना बन जाता था रात को, सुबह खाना साथ लेके जाना, और 6 बजे ही जो लोकल ट्रेन है उसमें निकल जाते, और रात को जब भीड़ कम हो जाती तो आते, खाना साथ ले जाते। लोग भी बड़ी मदद करते। एक एक झुग्गी, एक एक बस्ती में हम गए और हमने बताया कि बाबा साहब की रचनाएं बर्बाद होने वाली हैं, हम आपसे मदद चाहते हैं। तो लोगों ने कहा भाई जो कहोगे करेंगे। तो हमने फिर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की वहाँ। उसमें एक फुलझले, शायद उनका नाम है, नहीं अब नाम ठीक याद नहीं, वही आए, महाराष्ट्रियन लीडर वही आए हमारी कॉन्फ्रेंस में, और कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की बम्बई में। हमने कहा भाई हम गवर्नमेंट को आज चैलेंज करते हैं, अगर 1 हफ्ते के अंदर आपने जवाब नहीं दिया कि ये तमाम लिटरेचर को हम छापेंगे, तो हम बम्बई को आग लगा देंगे। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने कहा, और ऐसे ही छपा। उसके बाद दूसरे दिन गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आ जाता है, हम छापेंगे। और उसके बाद ये इन्होंने रॉयल्टी का झगड़ा कर लिया। तो एनी हाउ, उसके बाद पहली वॉल्यूम निकली, बाबा साहब अम्बेडकर राइट इन स्पीचेस, वो सारी निकली। और उसमें भी जो ये जो है ना अपना रिडल्स इन हिंदुइज्म, उसमें 1-2 चीज़ें गायब हैं, वो पता नहीं किसने की किसने नहीं की। सर बाबा साहब की जो राइटिंग, जिसके लिए आप लोगों ने बड़ा आंदोलन किया, उसने कितनी बड़ी क्रांति की अम्बेडकरी समाज के बीच में, जो शोषित समाज है उसके बीच में? देखो ऐसा है, बाबा साहब की कोई लिखत नहीं मिलती थी। मैं जब 67 में इंग्लैंड से आया, तो मैंने राजगरा से चौकीदार को बोल के मैं ऊपर गया। मैंने कहा राजगरा देखना है, 10 रुपये उसको दिए। 67 की बात है ये। तो जब मैं ऊपर गया तो बरसाती में एनिलेशन कास्ट को सेंक लगी हुई पड़ी थी। तो मैंने वो वहाँ से उठा करके अपने यहाँ कोर्ट में छुपा ली। छुपा करके मैंने उसको 14 भाषाओं में छापा। हिंदी में, पंजाबी में मैंने की, उर्दू में मैंने की, अपने तमाम साथी लेके पूरे देश में उसको छापा। सर, आपने कहा कि आपने नौकरी छोड़ दी थी जिस दिन बाबा साहब का महापरिनिर्वाण हुआ था। क्यों एक झटके में आपने फैसला लिया? आपने क्यों सोचा कि अब मुझे नौकरी छोड़ देनी है, नहीं करनी है? ऐसा है कि जब मैंने बाबा साहब को वचन दिया है, वो बहुत बीमार थे। जब मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैं बाहर बैठा रहा। वो कुर्सी उनको बरामदे में लाया गया ताज़ा हवा के लिए, वो अंदर चले गए। तो मैं उस कुर्सी पे 3 घंटे बैठा रहा। जब ठीक ठाक हो गया तब मैं बाबा साहब के आगे गया और मैंने कहा कि मैं आपको वचन देता हूँ कि आपने
जो सिद्धांत, जो रोशनी फैलाई है, उसको फैलाने के लिए मैं अपना सारा जीवन लगाऊंगा। मैं आपको वचन देता हूं। और ये वचन मैंने दिया 30 सितंबर 1956 को, और उसके बाद मैंने मुड़ के नहीं देखा। तो इसलिए नौकरी छोड़ना ही लाजमी था, तो मैंने उसी दिन छोड़ दी। आपकी 2 किताबें सरकार ने बैन की है, उसमें से एक रंगीला गांधी भी है। रंगीला गांधी काफ़ी एक, जो उसका टाइटल है बहुत डायनेमिक है, काफ़ी विवादित टाइटल भी हम उसको कह सकते हैं शायद। तो आपको क्यों लगा कि वो किताब लिखनी चाहिए, वो लोगों के सामने आनी चाहिए? देखो ऐसा है, अमेरिका में एक 6 साल की उम्र में गया, उसकी दोनों आंखें, अंधा था वो। उसने फोर्ड फाउंडेशन ने उसको पैसा दिया कि इंडिया में जाओ। इंडिया में जाके जिन लड़कियों के साथ जो जीवित थी, जिनके साथ गांधी सोता था, उनसे इंटरव्यू की। उसके बाद उसने किताब लिखी, गांधी एंड इज अपोस्टल्स, गांधी और उसके भगत। वो मैंने वहाँ से खरीदी। इंडिया में आके उसको जला दिया गया। तो बाबा साहब के एक इंटरव्यू है लंदन की, उसमें वो कहते हैं मैंने गांधी को कभी महात्मा नहीं माना। मॉरली ही वॉज नॉट ए महात्मा, नैतिक तौर पर वो महात्मा नहीं थे। मैंने इस बात को पकड़ के मैंने जो किताबें लिखी हैं वो ऐसे नहीं हैं। आप मेरी हर किताब में रेफरेंस देखेंगे। और एक किताब जो बैन हुई, हिंदुइज्म धर्म या कलंक, उसका इतिहास ये है कि बाबा साहब की जो किताब है ना, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, जो उन्होंने मुझे दी, 2-3 किताबें उनके हाथ की मेरे पास हैं। अच्छा। मैं दिखा भी सकता हूँ। तो उसमें पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया जो बाबा साहब के हाथ की है, उसमें लिखा है फोर्थ कमिंग वर्क्स, मेरी आने वाली रचनाएं क्या होंगी। उसमें एक जगह लिखा है हिंदुइज्म, रिलीजन और इनफेमी। अब मैंने इनफेमी का शब्द बहुत शब्दकोशों में ढूंढा, एक जगह मुझे कलंक मिल गया, तो मैंने हिंदुइज्म धर्म या कलंक किताब लिखी। अब सरकार मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकी, क्योंकि मैं साधारण आदमी नहीं था। अगर मुझे सरकार गिरफ्तार करती तो देश के कई प्रांतों में आग लगती। तो सरकार ने कहा वे इसको छेड़ो मत। मेरे घर पे भी नहीं आए, किताबें लेने भी नहीं आए, बस बैन कर दी। जय प्रकाश सिंह बादल ने, ब्राह्मणों की एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जहाँ उन्होंने रेजोल्यूशन किया। एक ने ये किया कि उसका सिर काट के लाओ, मैं उसको 5 लाख दूंगा। वहाँ अपने लोग भी बैठे थे, उसने कहा तुम तो बाद में जाओगे, मैं तुम्हारा भी काट देता हूँ। तो ठंडे पड़ गए, तो किताब बैन हो गई। और राजस्थान में ये रंगीला गांधी बैन हो गई। सर, अंबेडकर भवन आपने यहाँ पे बनाया जालंधर में, एक उसकी क्या कहानी है? क्या मैंने सुना है कि आपने काफ़ी मेहनत करी, लोगों से मिले, चंदा इकट्ठा किया अम्बेडकर भवन बनाने के लिए। ऐसा है कि बाबा साहब अम्बेडकर 27 अक्टूबर 1951 में पंजाब के दौरे पे आए। जलंधर, लुधियाना, पटियाला 3 जगह गए। तो जहाँ गए वो, तो हमारा जो मन था कि बाबा साहब ने जहाँ भाषण दिया है, ट्रिब्यून अखबार ने लिखा था 5 लाख लोग, लेकिन 10 लाख लोग थे, ऐसा अनुमान है। तो हमने कहा भाई यहाँ को यादगार कायम करनी चाहिए। तो हमने 1-1 रुपया इकट्ठा करके, मैंने कुछ दूसरे साथियों को साथ मिला के, करमचंद भाट ख़ास तौर पे उनको मिला करके, तो हमने जगह खरीदी। 6 कनाल जगह है, 6 कनाल जगह है। तो पहले जो अगला हिस्सा है हमने वो बनाया। उसके बाद ये जो हमारा प्राइम मिनिस्टर था अपना गुजराल, उसने हमें एक दुग्गल है जो राज्यसभा के मेंबर थे, स्टोरी राइटर, उससे 10 लाख रुपए दिलवाया। तो उसको लेके और लोगों से पैसा इकट्ठा करके हमने बहुत बड़ा हॉल बनाया, जिसमें 600 कुर्सी आती है। फिर मैंने उसका ट्रस्ट बना दिया। 722 में मैं उसका फाउंडर ट्रस्टी हूँ।
तो आज उसको ट्रस्ट चला रहा है। अम्बेडकरी आंदोलन आज कहाँ खड़ा है, साहित्यिक रूप से, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से, क्या देखते हैं आप? देखिए, मेरा मानना ये है कि अम्बेडकरी आंदोलन की एक ही कमी है इस वक्त, वो ये है कि सेंट्रलाइज हो, यानी उसका केंद्रीकरण होना चाहिए। अपने अपने जगह पे लोग सभी काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका केंद्रीकरण होना चाहिए। अब मेरी ऐसी फिजिकल शरीर का अवस्था नहीं है कि मैं अब बहुत ज़्यादा घूम फिरूं। ये अब नौजवानों का काम, आप जैसे लोगों का काम है उसको केंद्रीकरण करना, उसको सेंट्रलाइज करना। उसके लिए क्या किया जाए, जो बड़े बड़े प्रांत के हैं उनमें जो जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, तो उनको समझाया जाए वे आप ये जो कर रहे हैं उसको ऐसा भी कह सकते हैं अम्बेडकराइट सेंट्रल कमेटी, ऐसा कोई नाम दे सकते हैं। यानी सेंट्रलाइज करना बहुत ज़रूरी है। सुना आपने, ये हैं 91 साल के युवा अम्बेडकरवादी LR बाली जी, और इनकी आवाज़ की जो खनक है, इनका जो इन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, उससे निश्चित तौर पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद ही कि इन्होंने कितना काम किया है। और हम उम्मीद करते हैं कि ये लगातार स्वस्थ रहें और भी ज़्यादा काम करें और अम्बेडकरी आंदोलन को और ऊंचाइयों पर ले जाएं। कैमरामैन सिद्धार्थ के साथ जालंधर से मैं अशोक दास, दलित दस्तक।